हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीआई एकेडमी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के साथ में। ऑल्सो ना यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जस्ट 2 वीक्स यहाँ पर बचे हैं। एक्चुअली जब सेकेंड वीक कंप्लीट होगा उस दिन तो आपका एग्जाम ही है। तो 7th ऑफ से 14 से 20th लेकर चलो, 21st का तो एग्जाम है और 20th को भी बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो 19th तक का टाइम लेकर चलो, इतना ही टाइम एग्जाम में बचा हुआ है ना। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आज आप लोगों का मैक्सिमम फाइनेंस कंप्लीट कर दूंगी। कंपनीज एक्ट का एक ही चैप्टर करेंगे और इकोनॉमिक्स आपका थोड़ा सा बचा है वो कंप्लीट कर लेंगे। इकोनॉमिक्स सब इजी वाला पार्ट बचा है, मैं क्वेश्चंस थोड़ा लेट भी कराऊंगी तो आप रिवीजन कर पाओगे। फाइनेंस में करा देती हूँ, फाइनेंस में बच्चों को ज्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मेरे को एक्चुअली 10th तक करना था, बट वही है थोड़ा सा ना, मैं भी अकेले ही हूँ यहाँ लेक्चर्स लेने के लिए, तो अभी तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 एक कंपनी जो है वो डिक्लेयर करती है डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर दैट ईयर और आउट ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर any previous financial year. However, before declaring such dividend, the company must compulsorily transfer 10% of its profit to the general reserve, provide for depreciation in accordance with the provisions of Schedule 2, obtain prior approval from NCLT, ensure that the debt equity ratio doesn't exceed 2:1, and transfer at least 15% of the dividend amount to the investor education and protection fund. तो यहाँ पर सेक्शन 123(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? तो अंडर सेक्शन 123(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी यहाँ पर अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करती है बिफोर डिक्लेयरिंग और पेइंग अ डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ हमारे लिए की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें कि एक होता है आपका कि डेप्रिसिएशन जो है वो मैंडेटरी है। तो प्रॉफिट जो भी आपको अराइव करना है, पहले आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन के लिए प्रोवाइड करना होगा इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड शेड्यूल, राइट। तो इससे क्या होगा, जो कैपिटल है कंपनी की वो इंटैक्ट रहती है और एक्चुअल अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफर किया जाता है रिजर्व में, विच इज ऑप्शनल बाय नेचर। एंड यहाँ पर हमारे को आप देखेंगे कि जैसे पहले क्या था ना, 1956 एक्ट था, उसमें क्या था कि ट्रांसफर हमें प्रॉफिट्स का करना वॉलेंट्री था, ठीक है। अभी मतलब इनवॉलेंट्री था, कंपलसरी था, अभी 2013 वाले एक्ट में इसे वॉलेंट्री कर दिया गया। तो एक कंपनी ट्रांसफर करती है सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व्स, ठीक है, क्योंकि इसको एप्रोप्रिएट कंसीडर कर रही है बिफोर डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड, और देयर इज नो कंपलसरी 10% रूल नाउ, ठीक है। अब अलग बात करें यहाँ पर सेट ऑफ लॉसेस की, तो आप देखेंगे कंपनी को सेट ऑफ करना होता है प्रीवियस ईयर का कैरीड ओवर लॉसेस, जो उसने प्रीवियस साल के जो भी लॉसेस को कैरी ओवर किया था और डेप्रिसिएशन को अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, वो इसको सेट ऑफ करना होगा, उसके बाद ही ये डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी। तो हमारे पास में आंसर क्या होगा, प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेकंड शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को आंसर मार्क करना है बी। अच्छा, अब बाकी ऑप्शंस आप देखेंगे इसमें कि ट्रांसफर्स जो हो रहे हैं 10% वाले, तो मैंने बताया ये अब यहाँ पर कंपनी के डिस्क्रिशन पर है, कंपनी करना चाहती है करेगी, नहीं करना चाहती नहीं करती, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर दे आर सेइंग दैट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एनसीएलटी, so this is also not required as a standard declaration for dividend, okay. Again, the debt equity ratio, they are saying that it should not exceed 2:1. See, debt equity ratio is very important because of the financial health of the organization, but there are specific limits that exist for buybacks. This one limit na, I had told you in the last class as well, that 2:1 ratio must be maintained when we are discussing about the buyback of shares, but talking about our section 123, there is no prerequisites of maintaining such kind of ratio. Now next, transfer at least 50% of the dividend amount to the investor education and protection fund. So IEPF, when we are declaring this or when we are receiving the amount in this account, so we are receiving when the person who was about to receive this dividend has not claimed it for at least 7 years, okay. The time limit is 7 years and not a flat 15% of the total declared amount upfront, okay. So it is only the unpaid or unclaimed dividend that the shareholder has not received or the investor here has not claimed, okay. Chalo, now next question,
In the event of adequacy or absence of profits in any financial year, a company may declare a dividend out of pre-reserves. According to company's declaration and payment of dividend rules, the rate of dividend declared shall not exceed. So यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे पास में क्या आंसर होना चाहिए. देखो, when a company has inadequate profits or no profits in a financial year, it can still declare a dividend out of its accumulated profits. ठीक है? So now it has accumulated some kind of dividend. ठीक है, it can still declare a dividend out of its accumulated profits. अब वो accumulated profits कहाँ जा रहे हैं? In the free reserve of the organization. So now they are saying कि we have to follow few conditions to do the same. What are those conditions? First of all, rate of dividend is important. So rate of dividend declared shall not exceed which rate? जो एवरेज रेट होगा ना जिसपे डिक्लेयर किया था डिविडेंड कंपनी ने, पिछले तीन इमीडिएट प्रेसिडिंग ईयर्स जो हैं उसका जो एवरेज होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अब ये जो रूल है ये तब अप्लाई नहीं होता अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा था यहाँ पर, ठीक है, कंपनी ने इन 3 साल के बीच में कभी भी एक साल मान लो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो ये रूल आपका नहीं लगेगा. फिर आपका टोटल विड्रॉल अमाउंट होता है, द टोटल अमाउंट टू बी विड्रॉन, ठीक है, जो भी हमें विड्रॉ करना है फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो हमारा 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. ठीक है, तो ये हमारा लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाएगा. फिर आता है प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ. तो अमाउंट जो हमारी ड्रॉ की गई है वो पहले यूटिलाइज होती है ताकि हम सेट ऑफ करें लॉसेस को इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर, जिसमें कि डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था बिफोर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज डिक्लेयर्ड. ओके, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि हमें सेट ऑफ वाला भी ध्यान में रखकर चलना है. पहले हम सेट ऑफ करेंगे लॉसेस को जो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं जिसमें कि डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है या फिर बिफोर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज डिक्लेयर्ड. अच्छा, फिर आता है बैलेंस इन रिजर्व्स. अब बैलेंस इन रिजर्व्स में क्या होगा कि जो बैलेंस है फ्री रिजर्व्स का आफ्टर सच विड्रॉल shall not fall below 15% of its paid up share capital as appearing in the latest audited financial statement. Okay, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी ऑप्शंस भी क्या क्या बोल रहे हैं. तो देखो यहाँ पर तो एवरेज ऑफ द रेट्स एट विच डिविडेंड्स वाज डिक्लेयर्ड बाय इट इन 3 years immediately preceding that year, राइट. लेकिन यहाँ पर बाकी ऑप्शन बोल रहे हैं 10% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल. तो जो 10% का लिमिट है वो किस पर लगता है? जो टोटल अमाउंट हमने विड्रॉ किया रिजर्व से, तो इसमें कैपिटल फ्री रिजर्व सब आ जाएंगे, ना कि रेट ऑफ डिविडेंड इटसेल्फ. फिर ये दूसरा बोल रहा है 15% ऑफ टोटल फ्री रिजर्व अवेलेबल. तो यहाँ पर 15% मिनिमम बैलेंस है जो कि हमें फ्री रिजर्व में मेंटेन करना है आफ्टर द विड्रॉल. ओके, नॉट द लिमिट ऑन डिविडेंड अमाउंट. फिर बोल रहे हैं करेंट बैंक रेट प्लस 2%. तो ये तो हमारे पास में कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी इंटरेस्ट रेट होते हैं जो कि हम सेक्शन 124 में अनपेड डिविडेंड के लिए पढ़ेंगे, ना कि हमारा रेट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड है. 25% ऑफ करंट ईयर्स नेट लॉस, तो ये भी कोई प्रोविजन नहीं है ऐसा, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी, द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड including interim dividend must be deposited in a scheduled bank in a separate account within how many days from the date of declaration. So now they are saying कि according to section आपका 123(4) clause है यहाँ पर कंपनीज एक्ट का, जिसमें जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड इसको हमें डिपॉजिट करना होता है एक सेपरेट अकाउंट में इन अ शेड्यूल्ड बैंक विद इन 5 days, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड. तो हमें क्या करना होता है, कुछ थोड़ा सा चीजों को क्लियर रखते हैं. आपको ना एक 537 का रूल याद करना है. ये 537 का रूल क्या है, देखो यहाँ पर 5 दिन डिपॉजिट के, 30 दिन पेमेंट के, 7 दिन ट्रांसफर करने के टू द अनपेड अकाउंट. नाउ जो डिक्लेयर्ड अमाउंट है वो आपके सेपरेट बैंक अकाउंट में चली जाएगी. ठीक है, तो ये आपने डिपॉजिट कर लिया सेपरेट बैंक अकाउंट में, लिख देती हूं मैं. फिर आपके पास में 30 डेज के लिए पेमेंट जो है, ये पेमेंट का आएगा डिविडेंड मस्ट बी पेड और द वारंट पोस्टेड टू द शेयर होल्डर विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन. ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 127 है. फिर यहाँ पर 7 डेज वाला आपका रूल क्या होता है? तो ट्रांसफर टू द अनपेड अकाउंट.
तो यहाँ पर अगर एक डिविडेंड अनपेड रहता है या अनक्लेम्ड रहता है 30 दिन के बाद में, तो कंपनी को 7 दिन का टाइम दिया जाएगा दैट इट कैन ट्रांसफर दैट अमाउंट टू अ स्पेशल अकाउंट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्पेशल अकाउंट? इट इज अनपेड, इट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ओके, तो इम्पोर्टेंट नोट आपको याद रखना है, अगर एक कंपनी फेल कर जाती है टू पे द डिविडेंड विद इन 30 डे विंडो, तो कंपनी को यहाँ पर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर 18% पर एनम का पेनल्टी पे करना होगा जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। एंड एवरी डायरेक्टर जो कि यहाँ पर नोइंगली पार्टी था इस डिफॉल्ट का, कैन बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years and a fine of 1,000 rupees for every day during which the default continues. So डिपॉजिट्स अगर सेपरेट बैंक अकाउंट में होते हैं तो वो 5 days ऑफ डिक्लेरेशन के अंदर, पेमेंट अगर शेयर होल्डर को करनी है 30 दिन के अंदर, ट्रांसफर अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में करनी है तो 7 दिन फ्रॉम द 30 days पीरियड। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 123(6), a company which fails to comply with the provisions of X and Y, prohibition of acceptance of deposits from public, shall not, so long as such failure continues, declare any dividend on its equity shares. So now सेक्शन 123(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट, एक कंपनी जो है उसको प्रोहिबिट किया जाता है फ्रॉम डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स। अगर ये यहाँ पर फेल कर जाती है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, एंड सेक्शन 74, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये तब तक लगता है जब तक कि हमारे पास में ये फेलियर कंटिन्यू रहेगा। तो सेक्शन 73 क्या देखता है? कंडीशन अंडर विच कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सेक्शन 74 ये डील करता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स दैट वर एक्सेप्टेड 2013 के एक्ट आने से पहले पहले, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लॉ है ये इंश्योर करती है कि कोई भी कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन जो क्रेडिटर्स के लिए है उसको प्रायोरिटाइज करे, ठीक है। जो डिपॉजिटर्स का पैसा है उसको देने में पहले प्रायोरिटी दे, उसके बाद में प्रॉफिट्स अपने खुद के ओनर्स या शेयर होल्डर्स को दे। तो यहाँ पर सेक्शन 135 एंड 136 किससे रिलेटेड है? देखो 135 आपको याद होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और राइट ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो नॉन कंप्लायंस में यहाँ पर अलग पेनल्टीज लगेंगी। सेक्शन 128 एंड 129 किससे रिलेटेड है? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कैलकुलेट करना है प्रॉफिट दैट आर नॉट स्पेसिफिक सेक्शन साइटेड इन द सेक्शन 123(6) ऑफ प्रोहिबिशन। फिर सेक्शन 68 एंड 70 यहाँ पर ये आपके बाईबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड है। सेक्शन 70 प्रोहिबिट करता है बाईबैक अगर सर्टेन डिफॉल्ट एग्जिस्ट करेगा इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स। इट इज नॉट रेफरेंस फॉर सेक्शन 123(6). सेक्शन 92 एंड 137 हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ पर ये फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद आरओसी होगा, ठीक है। चलो, if a dividend has been declared but not has been paid or claimed within 30 days from the date of declaration, the company shall within X days from the date of expiry of said period of 30 days transfer the total amount of unpaid dividend to a special account called unpaid dividend account। तो ये तो मैंने अभी बताया था 7 दिन के अंदर अंदर सेक्शन 124(1) हमसे कहता है कि यहाँ पर जो डिविडेंड आपका अनपेड रहता है या अनक्लेम्ड रहता है 30 दिन के बाद में पेमेंट विंडो के, तो कंपनी को लीगली मैंडेट किया गया है कि आप इन फंड्स को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो डे नॉट में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग और बाय द बोर्ड इन केस ऑफ एन इंटरिम डिविडेंड। 0 से 5 में कंपनी को डिपॉजिट करना है टोटल अमाउंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। 0 से 30 में पेमेंट पीरियड जो होगा कंपनी को अटेम्प्ट करना है टू पे ऑल इट्स शेयर होल्डर्स। फिर यहाँ पर 31 से 37 में अगर पैसा फिर भी रह जाता है, ठीक है, तो कंपनी को 7 दिन के विंडो में इसको बैलेंस को ट्रांसफर करना होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। नाउ मानकर चलो कि हमारी जो कंपनी है वो ट्रांसफर नहीं करती है इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में इन 7 दिन के अंदर, तो इस पर लगेगी इंटरेस्ट पेनल्टी 12% पर एनम, ओके। तो यहाँ पर ऑन द अमाउंट नॉट ट्रांसफर्ड,
और ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए होगा। अब 7 साल का एक रूल रहता है कि अगर मनी 7 साल के लिए अनपेड, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कॉन्सिक्यूटिवली रहती है फॉर 7 years, so both unpaid dividend and the underlying shares, unpaid dividend and underlying shares जिन पर ये डिविडेंड मिला है, ये दोनों ही ट्रांसफर हो जाते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। आप अपने डिस्क्रिप्टिव में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को भी मेंशन कर सकते हैं अगर कहीं पर एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं है मुझे जो आता है मैं क्वेश्चन में लिखूं, क्वेश्चन में जो पूछा गया वो लिखना जरूरी है, ये चीज भी ध्यान रखना। ओके, अच्छा, अब पब्लिसिटी यहाँ पर की बात करें तो जब आपने ट्रांसफर करा पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो कंपनी एक स्टेटमेंट बनाएगी जिसमें उन लोगों के नाम लिखेगी या फिर लास्ट नोन एड्रेस लिखेगी पर्संस का जो यहाँ पर एंटाइटल्ड है फॉर दिस मनी, और ये वेबसाइट पर अपने पब्लिश करेगी। तो फेलियर टू पे डिविडेंड विद इन 30 days 18% पर एनम का यहाँ पर क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी। फेलियर टू ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट पर 12% पर एनम, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर पैसा आपने नहीं पे करा अपने शेयर होल्डर्स को 18% का इंटरेस्ट रेट लगेगा पेनल्टी में, अदरवाइज 12% लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a company defaults in transferring the unpaid dividend amount to the unpaid dividend account, ठीक है, defaults in transferring the unpaid dividend amount to the unpaid dividend account within the prescribed time, it shall be liable to pay interest on the amount not transferred at the rate of, कितना रेट है अभी बताया था 12% का है। कौन सा सेक्शन बोलता है, 124 बोलता है कि यहाँ पर हमें मूव करना होगा मनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, और इंटरेस्ट कब से होगा, डेट ऑफ सच डिफॉल्ट एंड इज मेंट टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट ड्यू टू देम। एंड जो यहाँ पर 18% पर एनम वाला था वो कौन से सेक्शन में है, 127 में है, जो कि कंपनी पे करती है अगर इसने 30 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। एक हार्शल पेनल्टी इस पर लगती है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट फेलियर है कि आप डिक्लेयर्ड अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। ओके, क्लियर। चलो, अच्छा 6% का कब लगता है ये बताना, कॉल इन एडवांस वाले पर, है ना, कॉल इन एडवांस पर दे सकते हैं हम लोग। चलो, any money transferred to the unpaid dividend account of a company which remains unpaid or unclaimed for a period of dash years from the date of such transfer shall be transferred by the company to the investor education and protection fund। तो सेक्शन 124(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जितना भी पैसा आपने ट्रांसफर किया है टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट दैट रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी अलोंग विद एनी इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन। ठीक है, तो ये हम अपना इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डालते हैं। अब ये डबल ट्रांसफर रूल होता है, ये क्या है, देखो सेक्शन 124(6) ये कहता है कि यहाँ पर अगर एक डिविडेंड अनक्लेम्ड रहा 7 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए तो जो एक्चुअल कैश अमाउंट है, जो डिविडेंड है, वो पे करोगे आप आईईपीएफ में, और जो भी शेयर्स हैं विद सच डिविडेंड शैल नॉट बी पेड और क्लेम्ड फॉर 7 consecutive years will also be transferred by the company in the name of IEPF। तो यहाँ पर ये आईईपीएफ है क्या, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये हमारे पास में प्रोटेक्शन फंड, तो ये हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है। मनी जो इस फंड में होती है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, रिफंड कर सकते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, मैच्योर डिपॉजिट, प्रमोशन कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के एजुकेशन, अवेयरनेस और प्रोटेक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं डिसगॉर्ज्ड अमाउंट तो एलिजिबल एप्लीकेंट्स के पास में जिनको लॉस हुआ क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग डूइंग थी ऑफ एनी पर्सन। तो ट्रिगर क्या है कि डिविडेंड यहाँ पर आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल में, फिर इसके बाद में ट्रांसफर किया जाएगा आईईपीएफ में, और अगर क्लेम बैक करना है तो शेयर होल्डर इसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, आईईपीएफ 5 फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124(6) all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for consecutive years or more shall be
ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ IEPF। तो सेक्शन 124(6) कंपनीज एक्ट का ये कहता है कि एक मैंडेटरी ट्रांसफर होगा शेयर्स का टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अगर डिविडेंड इन शेयर्स पर हमारा अनपेड या अनक्लेम्ड रहता है 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए। और ये जो कॉन्जिक्यूटिव रिक्वायरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो 7 साल का जो हमारा पीरियड है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है तो आप क्लेम नहीं कर, बेसिकली आप इसमें नहीं भेजोगे पैसे को। और अगर एक शेयर होल्डर ने क्लेम कर लिया डिविडेंड वंस ड्यूरिंग दो 7 ईयर्स क्लॉक रीसेट हो जाती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अगर एक सिग्निफिकेंट प्रोविजन दिया गया है कि इट्स नॉट जस्ट द अनक्लेम्ड मनी दैट मूव्स टू द गवर्नमेंट, the ownership, the share is also transferred to the IEPF authorities डीमैट account। ठीक है। अच्छा, एनी फर्दर बेनिफिट जो यहाँ पर इन शेयर्स के ऊपर होता है जैसे बोनस शेयर्स हो सकते हैं, स्प्लिट हो सकता है, फर्दर डिविडेंड्स हो सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर हमारे क्रेडिट किए जाएंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंडर। राइट टू रिक्लेम शेयर होल्डर्स यहाँ पर अपना पैसा जो है या अपनी प्रॉपर्टी फॉर एवर लूज नहीं करते हैं, ये इसको क्लेम कर सकते हैं IEPF 5 को भरकर। ठीक है, क्लियर है, कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। Which of the following is not a permitted utilization of investor education and protection fund under section 125(3)? तो वी मस्ट नो सिंपली कि किस किस चीज में हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। तो सेक्शन 125(3) के अंडर जो यहाँ पर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है वो एक डेडिकेटेड फंड है ताकि यहाँ पर बेनिफिट दिया जाए हमारे इन्वेस्टर्स को। तो इसका यूटिलाइजेशन स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड रहता है इन्वेस्टर सेंट्रिक पर्पसेस से। फॉर एग्जाम्पल रिफंड्स यहाँ पर जो भी रिटर्न करना है क्लेम डिविडेंड को, मैच्योर डिपॉजिट्स को, मैच्योर डिबेंचर्स को, एप्लीकेशन मनी को ड्यू फॉर रिफंड टू द राइटफुल क्लेमेंट्स। फिर इन्वेस्टर अवेयरनेस आ जाता है, तो स्पेंडिंग हमारे ऑन प्रोग्राम जो प्रमोट करेंगे एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का। डिसगॉर्जमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमाउंट डिसगॉर्ज्ड रिकवर्ड फ्रॉम पर्सन्स हु कमिटेड फ्रॉड और रॉन्ग डूइंग्स टू दोज हु सफर्ड लॉसेस। फिर हमारे पास में यहाँ पर जो भी रीइंबर्समेंट्स करनी है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सैंक्शन ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स जब उनको क्लास एक्शन सूट करने थे सेक्शन 37 और 245 के अंडर, ताकि वो यहाँ पर अपनी राइट्स के लिए अगेंस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर लड़ सके। ठीक है, तो हमारे पास में अब कौन सा आंसर होना चाहिए? रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट्स मिल सकता है, प्रमोशन इन्वेस्टर्स के एजुकेशन अवेयरनेस और प्रोटेक्शन का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज्ड अमाउंट अमंग एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइड एप्लीकेंट्स जिनको लॉस हुआ क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग डूइंग थी किसी और पर्सन की, ये भी सही है। फंडिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर IEPF सोर्स नहीं होता है कॉर्पोरेट फंडिंग का। CSR प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट ऑब्लिगेशन कंपनी की होती हैं, कौन से सेक्शन के अंडर आती है? सेक्शन 135। और फंड कहाँ से किया जाता है? कंपनी के खुद के प्रॉफिट से। तो एक कंपनी ने यहाँ पर अगर डिफॉल्ट कर दिया इसकी ऑब्लिगेशन में टू शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स, वो IEPF यूज नहीं कर सकते हैं, विच एसेंशियली होल्ड्स अदर पीपल्स मनी। IEPF में तुम्हारा कंपनी का पैसा नहीं है, दूसरे लोगों का पैसा है। ठीक है, जो कि एसेंशियली यहाँ पर आपको वापस करना होगा और अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आप उनको यूज नहीं कर सकते हो। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परस्यूइंग क्लास एक्शन सूट्स अगर अगेंस्ट सेक्शन 37 एंड 245, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको ये बोला जाए कि प्राइवेट बेनिफिट है कंपनी का, जैसे वो अपनी डेट्स पे करना चाहती है, फंडिंग करनी चाहती है, CSR करना चाहती है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर विल नॉट बी द एलिजिबल यूज। ओके, परमिटेड यूटिलाइजेशन विल नॉट बी दिस वन। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ। Section 126 provides for right to dividend, right shares, bonus shares to be held in abeyance in cases where। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनको पढ़ो। सबसे पहले सेक्शन 126 क्या कहता है? ये डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट पीरियड ऑफ अ शेयर ट्रांसफर। तो जब शेयर होल्डर सेल करेगा शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को और ट्रांसफर डीड यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफर का वो सबमिट किया जाएगा कंपनी के पास, और यहाँ पर एक टाइम लैग होता है जो कि कंपनी फॉर्मली रजिस्टर कर रही है न्यू ओनर को इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो अब यहाँ पर एक टर्म दे रखा है अबेयंस।
इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इसका मतलब है एक स्टेट टेम्पररी सस्पेंशन का, स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन, ठीक है। तो अगर कॉर्पोरेट बेनिफिट करेगा, डिविडेंड, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स ये डिक्लेयर किए जाएंगे इस पेंडिंग पीरियड में, तो लॉ क्या कहती है, लॉ यहाँ पर कहती है कि कंपनी को ट्रांसफर करना है डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अनलेस की जो रजिस्टर्ड होल्डर हैं वो ऑथराइज्ड हैं कि यहाँ पर वो राइटिंग में दे दे कंपनी को कि वो उनको ट्रांसफरीज को पे करें, ठीक है। और राइट्स ऑफ बोनस शेयर्स की बात करें तो जो ऑफर है राइट शेयर्स का और अलॉटमेंट का बोनस शेयर्स का, वो हमें अबेयंस में रखना है, हेल्ड बैक, इट मस्ट बी हेल्ड बैक अंटिल द ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड, ओके। तो ये सेक्शन 126 आया क्यों, ताकि डिस्प्यूट ना हो, जो सेलर है, सेलर आपका ट्रांसफरर बन गया, और किसके पास ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफररी के पास में, ट्रांसफरी, एक सेकेंड यार, हाँ, ट्रांसफरी, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो बायर है, तो सिंस द कंपनी ओनली रिकॉग्नाइजेस द पर्सन ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसी में रिकॉग्नाइज करेगी, बायर ने ऑलरेडी पे कर दिया शेयर्स के लिए, लॉ फ्रीज करेगी इन बेनिफिट्स को, ताकि एंश्योर करे कि ये राइटफुल ओनर्स के पास में जाए, जब यहाँ पर पूरा पेपर वर्क आपका हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास में सिंपली जो भी डिविडेंड्स हैं वो अगर 7 दिन हो जाते हैं तो आप अनपेड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर हमारा डिलीवर किया जाएगा कंपनी को, बट द ट्रांसफर हैड नॉट बीन रजिस्टर्ड येट, तो तब तक हमारे पास ये हेल्ड बैक किए जाते हैं या हेल्ड इन अबेयंस। तो हम याद रख लेना, वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे के ऐसा ही पेपर में लिखा हुआ आएगा, फिर सोचोगे ये है क्या, तो अब नहीं सोचोगे, मेरे स्टूडेंट्स तो नहीं सोचेंगे। चलो अब यहाँ पर कंपनी हैज नो कैश सरप्लस, देखो लैक ऑफ कैश सरप्लस माइट प्रिवेंट अ डिविडेंड डिक्लेरेशन इंटायरली, क्योंकि अबेयंस यहाँ पर ट्रिगर नहीं कर रहे हैं। फिर ये यहाँ पर एनआरआई जो है इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर इनको फुल राइट है डिविडेंड की, शेयर्स की फेमर रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, राइट्स हमारी हेल्ड नहीं की जाएंगी अबेयंस में, सिंपली क्योंकि इनकी रेजिडेंसी का पंगा है, ओके। यहाँ पर अंडर लिक्विडेशन बोल रहे हैं, तो प्रोसेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस का वो एंटायरली आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर आएगा या कंपनीज लिक्विडेशन रूल के अंडर। सेबी ने बैन किया है प्रमोटर को फ्रॉम द मार्केट, तो सेबी बैन ऑन अ प्रमोटर माइट फ्रीज देयर एबिलिटी टू ट्रेड, लेकिन सेक्शन 126 आपका पेंडिंग रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है ट्रांसफर के। Next question, according to section 127, every director of the company who is knowingly a party to its default of not paying a dividend declared within 30 days shall be punishable with an imprisonment which may extend to X and with a fine of at least 1,000 rupees for every day during which such default continues. देखो सेक्शन 127 हमारे ये कहता है कि अगर यहाँ पर फेलियर होता है टू डिस्ट्रीब्यूट अ डिक्लेयर डिविडेंड विद इन अ मैंडेटरी 30 डे विंडो, तो ये एक सीरियस ऑफेंस है। क्या है ये? एक सीरियस ऑफेंस है। और अगर एक सीरियस ऑफेंस होगा तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, और ये एक डेट बन गया जो कि कंपनी पे करेगी टू इट्स शेयर होल्डर्स। और अगर यहाँ पर हमारे पास में कोई भी डायरेक्टर है और नोइंगली पार्टी है इस डिफॉल्ट के, तो उनको जेल हो सकती है 2 साल तक की, एंड एक फाइन यहाँ पर लगेगा, एंड लिखा है मैंने, at least 1,000 rupees for every day of the default continues for the company। यहाँ पर इनको 8% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट पर क्या देना है? यहाँ पर पेनल्टी पे करनी है। अब एग्जाम्पशंस क्या है 127 में, ये बताओ। ये तो आपको याद रहे हो गया आंसर। देखो कोई भी ऑफेंस यहाँ पर आपका कमिट नहीं किया जाएगा अंडर दिस सेक्शन अगर डिविडेंड जो था वो क्यों नहीं पे कर पाए हम? क्योंकि ऑपरेशंस ऑफ एनी लॉ की वजह से, कोई कोर्ट ऑर्डर आ गया, कोई लीगल अटैचमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। लीगल टर्म्स में क्या बोलोगे इसको? ऑपरेशन ऑफ लॉ। फिर यहाँ पर आपका अगर एक शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस दी हैं रिगार्डिंग पेमेंट दैट कुड नॉट बी कंप्लाइड विद और दिस वाज कम्युनिकेटेड टू देम, तो डायरेक्शंस यहाँ पर शेयर होल्डर्स की हो गई। अगर कोई डिस्प्यूट है राइट टू रिसीव द डिविडेंड, जैसे अभी ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में हो सकता था, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर डिविडेंड हमने लॉफुली एडजस्ट किया बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट्स फ्रॉम द शेयर होल्डर,
मान लो कोई अनपेड कॉल थी जो हमारे शेयर होल्डर को हमें पे करना था, अब वो हमने उसके अगेंस्ट डिविडेंड को एडजस्ट कर दिया, दैट इज ऑल्सो ओके। आउटसाइड कंपनीज कंट्रोल, अगर फेलियर हो जाता है टू पे वाज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के कंट्रोल में नहीं था कोई चीज, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली you have two sections. One is section 124(3), failure to transfer to the unpaid dividend account तो 12% per annum, और failure to pay dividend to the shareholders 18% per annum. Okay, clear? चलो आगे बढ़ जाते हैं। In which of the following cases is the company not liable for punishment under section 127 for failure to distribute dividend within 30 days? Pause the video, read the options and do let me know. तो यहाँ पर आपके पास में एक और ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, विच इज करेक्ट ऑफ कोर्स इन दिस सिचुएशन। तो आपको क्या याद रखना है कि जो सेक्शन 127 है वो यहाँ पर सेफ हार्बर्स हमें प्रोवाइड करता है, या फिर एक्सेप्शन जहां पर कंपनी या इसके डायरेक्टर्स को हम लायबल नहीं लेते हैं अगर डिविडेंड 30 दिन में नहीं पे किया गया। तो पहला क्या है, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, है ना, तो यहाँ पर इसके अंडर अगर शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस दी हैं कंपनी को रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और वो कंप्लाई नहीं हुई है और सेम उनको कम्युनिकेट किया गया, डिविडेंड यहाँ पर लॉफुली एडजस्ट कर लिया गया, जैसे मैंने अनकॉल्ड वाला एग्जांपल दिया, where for any reasons that failure to pay the dividend or to post the warrant within the period was not due to any default on the part of the company. It was not due to default of the part of company. कंपनी की कोई यहाँ पर कंट्रोल में चीज नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जैसे पोस्टल स्ट्राइक हो गई मान लो, है ना, या फिर नेचुरल डिजास्टर आ गई, तो कंपनी ने गुड फेथ में काम किया लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से वारंट जो है वो शेयर होल्डर तक नहीं पहुंच पाया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, कोई बता सकता है सेक्शन 126 के अंदर कौन सा है? देखो यहाँ पर जब एक कंपनी लायबल नहीं अंडर सेक्शन 127, वो कौन सा है, हेल्ड इन अबेयंस वाला जो अभी बताया था, ठीक है, क्योंकि शेयर ट्रांसफर पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है। ओके, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। Under section 123(3) of the board of directors may declare an interim dividend during any financial year or at any time during the period from closure of the financial year till holding of the AGM. If the company has incurred a loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration, the interim dividend shall not be declared at a rate हायर देन, बताओ, देखो हमारे पास में यहाँ पर सेक्शन 123 क्लॉज 3 कंपनीज एक्ट का ये बोलता है कि कंपनीज को हमें प्रिवेंट करना है फ्रॉम डिप्लीटिंग देयर कैपिटल व्हेन दे आर करेंटली इन अ लॉस मेकिंग पोजीशन। तो रूल क्या होता है इंटरिम डिविडेंड का ड्यूरिंग लॉस, अगर एक कंपनी ने लॉस इनकर किया करेंट फाइनेंशियल ईयर में जो कि यहाँ पर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डिक्लेरेशन है, इट इज स्टिल अलाउड टू डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड, लेकिन एक स्ट्रिक्ट सीलिंग लगेगी। सीलिंग क्या है कि जो रेट है ऐसे इंटरिम डिविडेंड का शैल नॉट बी हायर देन द एवरेज dividend declared by the company immediately preceding in the 3 financial years, ठीक है। सो यहाँ पर फाइनल और इंटरिम डिविडेंड में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, फाइनल और इंटरिम डिविडेंड। तो डिक्लेयर्ड यहाँ पर इसको शेयर होल्डर्स करते हैं एजीएम में, ये आपका इंटरिम आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, ये रिकमेंड यहाँ पर बोर्ड करता है, यहाँ पर डिक्लेयर ही बोर्ड करता है। अगर बात करें प्रॉफिट्स की तो यहाँ पर सोर्स हमारे प्रॉफिट्स होते हैं करेंट या फिर पास्ट ईयर के, और यहाँ पर करेंट ईयर का प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर का सरप्लस हो सकता है। टाइमलाइन यहाँ पर जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ये आपका ड्यूरिंग द ईयर या फिर एजीएम से पहले पहले, ये हमारा इजीली रिवोक नहीं किया जा सकता, ये रिवोक किया जा सकता है शेयर होल्डर के कंसेंट के बाद में, ठीक है। So what will be the answer? The average dividend declared during the last 3 financial years. Okay. Fourteenth question, the final dividend of a company is usually
अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। So in context of Companies Act 2013, process for a final dividend follows specific legal hierarchy. ठीक है, एक लीगल हायरार्की इनको फॉलो करनी होगी। वो क्या है? तो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो शेयर होल्डर्स के पास रहेगी। सो व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ फाइनल डिविडेंड? द बीओडी रिकमेंड्स रेट ऑफ डिविडेंड, राइट, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग में। देन यहाँ पर डिविडेंड फॉर्मली डिक्लेयर किया जाता है बाय शेयर होल्डर्स। कहां पर करते हैं ये ऐसा? ऑफ कोर्स एजीएम में करते हैं। कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनको एक पावर दी जाती है कि लोअर करो रेट ऑफ डिविडेंड को रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, बट ये इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। शेयर होल्डर्स रेट ऑफ डिविडेंड को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको डिक्रीज कर सकते हैं। और once the shareholder declares such kind of dividend at the annual general meeting by passing the ordinary resolution, so it will be an enforceable debt against the company. Okay, चलो next यहाँ पर dividend declared by the board and approved by the shareholders. So यहाँ पर हमारे पास में और कुछ चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। एक सेकेंड, ग्रॉस रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट से होता है, ठीक है। प्रॉफिट कौन सा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। और ये सेक्शन 123 में एग्जाम्प्टेड नहीं है, इसका पार्ट है, प्राइमरी सब्जेक्ट है ये। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास में फाइनल और इसका हमने समझ ही लिया है, चलो अभी तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। रिगार्डिंग द आईईपीएफ कंसिडर द फॉलोइंग: grants and donations given to the fund by the central government are credited to IEPF. Fund is managed by a committee consisting of a chairperson and such other members not exceeding 7. Interest or other income received out of investment made from the fund is credited to the fund. So you have to tell me which of the following statements are correct. Now let us come to the statements. All three are correct. Why? Because section 125(1) बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट कर सकती है फंड, ग्रांट्स और डोनेशंस के थ्रू भी यहाँ पर जो अमाउंट रिसीव की गई है, ट्रांसफर की गई है बाय द कंपनीज, अनक्लेम डिविडेंड्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, वो तो रहेंगे। फिर यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक अथॉरिटी बनाती है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसको हम आईईपीएफ अथॉरिटी बोलते हैं, जो एडमिनिस्टर करेगी फंड को। तो सेक्शन 125(5) यहाँ पर ये अथॉरिटी में बोलता है कि एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि यूजुअली सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। देन अदर मेंबर्स जिनका पास में नंबर 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, अप टू 7 ही हो सकता है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। और यहाँ पर जो इनकम होगी ऐसी इन्वेस्टमेंट से, इंटरेस्ट ऑन एनी इनकम अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी लाइंग इन द फंड, वो क्रेडिट बैक की जाएगी टू द फंड इटसेल्फ और यूज की जाएगी स्पेसिफिक पर्पस, जैसे इन्वेस्टर्स की एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आईईपीएफ? आईपीएफ क्या है? एक पूल है यहाँ पर डॉर्मेंट का या अनक्लेम्ड मनी का। मेजर सोर्स में आपके पास अनपेड डिविडेंड अमाउंट ट्रांसफर किए जाएंगे बाय द कंपनी आफ्टर 7 years। एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाएगी बाय कंपनीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज एंड ड्यूज फॉर रिफंड। मैच्योर डिपॉजिट्स और मैच्योर डिबेंचर्स हमारी कंपनीज के साथ में। इंटरेस्ट अक्रूड होगा ऑन द अबव आइटम्स। ग्रांट्स एंड डोनेशंस यहाँ पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रहेंगी। और सेल प्रोसीड्स यहाँ पर फ्रैक्शनल शेयर्स की, जो कि यहाँ पर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, मर्जर या अमालगमेशन से आएंगी फॉर 7 years और मोर। तो बेसिकली आईपीएफ मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, चेयरपर्सन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के होते हैं यूजुअली, 7 मेंबर्स मैक्सिमम नंबर होता है। एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स का किया जाएगा। अकाउंट्स को ऑडिट किया जाएगा बाय कैग ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। कंपनीज एक्ट को थोड़ा सा पुश बैक किया जा सकता है बाय द फाइनेंस वीडियोस यहाँ पर, क्योंकि फाइनेंस जो है वो आपको समझना पड़ेगा और कंपनीज थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन रहता है। तो माइट भी मैं फाइनेंस को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने के लिए कंपनीज एक्ट का एवरीडे एक ही वीडियो लेकर आऊं, कुछ कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है ना,
तो थोड़ा आप कंपनी सेट का वीडियो से रट सकते हैं इतने में आपको समझा दूँगी चीज़ें। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।